अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू हेल्थ सीक्रेट विद डॉक्टर मदीहा तारिक। हेल्थ सीक्रेट में हमने आज फिर से एक बार बुलाया है डॉक्टर यूसुफ शाहिद को, जो कि बाय प्रोफेशन डेंटल सर्जन हैं और पिछले कोई 20-25 साल से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। लास्ट प्रोग्राम में हमने उनसे डिफरेंट डेंटल डिजीज़ को डिस्कस किया था, जिसमें दांतों में कीड़ा लगना, टेढ़े दांत हो जाना और ये सारे डिजीज़ जितनी भी दांतों से रिलेटेड है हमने बहुत शॉर्ट नोट पे डिस्कस किया था। आज हमने बुलाया है उनको डिस्कस करने के लिए कि दांत पीले क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दांत पीले होना बहुत कॉमन हो चुका है। छोटे बच्चों में, यंगस्टर्स में, ओल्ड एज में, किसी भी एज में ये हो जाते हैं और ये बहुत एम्बैरेसिंग है, जो आपकी पर्सनैलिटी को डाउन करते हैं। इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए, उसके अलावा इसका क्योर क्या हो सकता है, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं और इससे रिलेटेड ट्रीटमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए हमने एक बार फिर बुलाया डॉक्टर यूसुफ शाहिद को। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर हमारे प्रोग्राम में आने का। आपने पहले भी अपनी आवाम को टिप्स दिए हैं, अभी भी हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, तो अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फरमाए। बताइएगा डॉक्टर साहब, ये दांत जो होते हैं ना हमारे, ये क्यों पीले पड़ जाते हैं? आया कि ये इसमें खुराक की वजह से, फंस जाने की वजह से, ब्रश नहीं करते हैं हम, या कुछ खुराक ऐसी होती है जिसकी वजह से वो पीले होना शुरू हो जाते हैं, या कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ इसकी वजह से हो सकता है? क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि हमारे दांत पीले क्यों हो जाते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मदीहा, इसमें जो है ना दांतों के पीले होने की, इसको हम 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। पहली बात तो ये है कि नेचुरली जो दांत होते हैं उनका ह्यू डिफरेंट होता है। हम ये कॉन्सेप्ट हमारे लोगों के जहन में है कि दांत बहुत वाइट होते हैं और ये अगर वाइट नहीं है तो दांत मैले हैं। अब मैले होना और बात है, दांतों का जो ह्यू या कलर है वो फ्रॉम येलोइश टू ग्रेश, ये डिफरेंट हो सकते हैं। ओके। और यानी अगर इसके ऊपर एक हमारे दांत के स्ट्रक्चर को देखें ना, तो इसकी बाहर एक लेयर होती है इनेमल। ठीक है। तो जो इनेमल की थिकनेस है ना, वो जितनी ज़्यादा होगी दांत मोर पर्ली एंड वाइटिश लगेंगे। ठीक है। अगर वो कम होती जाए तो दांत की जो नीचे इनेमल के नीचे लेयर है वो होती है डेंटिन। ठीक है। वो येलोइश होती है कलर में। तो वो फिर उसका रंग थोड़ा सा पीप आउट करता है, इसलिए वो जो दांत हैं थोड़े से पीले लगते हैं, नज़र आते हैं। हाँ। अच्छा, इसको हम इस तरह कैटेगराइज कर सकते हैं, लाइक समहाउ रिलेट कर सकते हैं कि जैसे हमारा स्किन कलर में मेलेनिन की पिगमेंटेशन जो होती है, अगर मेलेनिन ज़्यादा होगा तो आपका डार्क शेड आना शुरू हो जाएगा, कम होगा तो आप जो है ना वाइट कलर्स में आएंगे। तो इससे रिलेट कर सकते हैं कि इस तरह के कोई फिनोमिना है दांतों का भी? जी, जैसे आपने कहा वहाँ मेलानिन जो है वो उसकी पिगमेंटेशन में इफ़ेक्ट करती है। इसमें इट्स नॉट द पिगमेंट इटसेल्फ इन द इनेमल, बट इनेमल इज़ मोर ट्रांसपेरेंट। ठीक है। अगर इसकी थिकनेस बढ़ती जाए तो ये थोड़ा सा ग्रेश या वाइटिश, और अगर थिकनेस कम हो तो अंदर से जैसे उसका ह्यू है ना डेंटिन का, वो नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है। तो एक तो ये है, दिस इज़ नेचुरल। मतलब वो जो आपका येलोइश पोर्शन है वो सबका ही येलो होता है? जी, जो अंदर सेकंड जो इसका पार्ट है। अब ये कि इसके ऊपर इनेमल की थिकनेस कितनी है। ठीक है। जहाँ इनेमल की थिकनेस ज़्यादा होगी वहाँ वो ज़्यादा वाइटिश नज़र आएगा, और जहाँ वो कम होगा, पतली होना शुरू होगी, तो वो येलोइश पोर्शन बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये येलोइश होना, इसका ये मतलब नहीं कि दांत मैले या गंदे हैं। ठीक है। तो एक तो ह्यू डिफरेंट लोगों का डिफरेंट होगा, इट्स नॉट पॉसिबल कि सबके दांत एक जैसे हों। अच्छा, दूसरी इसमें बात ये होती है, एज इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि दांतों के वक्त के साथ साथ दांत, हमें पता है हमारा काम है उसका ऑक्लूजन, खाना पीना, वेयर ऑफ होते रहते हैं। तो आप अगर ओल्ड एज में देखें तो वही दांत जो है ज़्यादातर लोगों के ज़रा ज़्यादा पीले हो जाते हैं। ऐसे ही है। इसलिए कि इनेमल की जो थिकनेस है उसके ऑक्लूजन के एरिया से, ख़ास तौर पे जहाँ खाते हैं वहाँ से वो वेयर ऑफ होती है, मतलब ऐसा घसीटते रहती है। हाँ। वो और एंड पे आके वो येलो होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें एक आपने और गौर किया होगा कि हमारे यहाँ सुपारी खाने का एक बड़ा एक आम सा है। तो जो लोग ख़ास तौर पे हमारे जो लखनऊ और दिल्ली से इमिग्रेंट्स हैं, तो उनके अगर आप दांत देखें तो उनके दांत ऊपर से उनकी साथ तो एक तो हो जाती है, वो इरोड हो जाते हैं, साथ उनकी अब्रेजन हो जाती है। दूसरा ये है कि उनके ऊपर वाले हिस्से पीले हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ से इनेमल बड़ी जल्दी से ख़त्म होता है, डेंटिन नज़र आना शुरू हो जाता है। ठीक है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक है फिजियोलॉजिकल रीज़न कि दांत नेचुरली एक आदमी का अगर इनेमल बहुत थिक नहीं है
तो उसके दांत होंगे ही थोड़े से जेनेटिक्स भी इसको कह सकते हैं कि उसने नेचुरली उसके अंदर इनहेरिटेड थी ये चीज़। दूसरा है फिजियोलॉजिकल प्रोसेस विद एजिंग, दांतों ने थोड़ा पीले होना ही है, इस पे तो हम लोगों को वरी नहीं करना चाहिए। अब वो दांतों की जो आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वो है कि जो दांत मैले हो जाते हैं या हम खुराक खाते हैं उसकी वजह से दांतों पे जो स्टेन लग जाते हैं। ऐसे नहीं, हम जैसे गुटखा और सुपारी और इस तरह की जो चीज़ें पान वगैरह खाते हैं तो उनके स्पेसिफिकली वो परमानेंट हो जाते हैं, तो वॉश भी कर लें लेकिन फिर भी उनके वो स्टेन परमानेंट लग जाते हैं, वो परमानेंट येलो हो जाते हैं, इस तरह से भी होता है। इसमें डॉक्टर मदीहा हम इसको दो हिस्सों में फिर तकसीम कर सकते हैं। ठीक है। एक है एक्सटेंसिक फैक्टर्स के दांतों के जो ऊपर चीज़ें लग जाती हैं जी। और एक है इंट्रिंसिक फैक्टर्स। इंट्रिंसिक फैक्टर्स वो हैं जो सिस्टेमिक किसी चीज़ की वजह से दांतों में जी। मैं बेसिकली यही पूछना चाह रही थी कि अगर एक इंसान है वो नहीं खाता है पान गुटखा और इस तरह की चीज़ें वो नहीं यूज़ करता है लेकिन फिर भी उसके दांत टाइम के साथ पीले होना या स्टेन आना स्टार्ट हो जाता है या फिर टाइम के अलावा भी उसके वैसे ही येलोइश शेड आना शुरू हो जाता है, तो उसकी क्या रीज़न होगी कि आए उसे कोई डिजीज़ की वजह से वो सिम्टम्स आ रही हैं, कोई स्टमक का इशू है या कोई इस तरह का इशू भी उसको कॉज कर सकता है कि वो येलो होना शुरू हो जाए? जी, इसमें जो एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं वो तो सारे के सारे हम जो खाना वगैरह खाते हैं जी। उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। हमारा क्योंकि बहुत सारे खाने में ऐसी चीज़ें शामिल हैं जो अपने अंदर स्टेन लिए होती हैं और आजकल की जो हमारी लाइफ है इसमें तकरीबन बहुत सारे खानों में फूड डाइज इस्तेमाल होते हैं। जी बिल्कुल। तो फूड डाइज के बगैर कम से कम आजकल तो कोई ज़्यादा कुछ भी है नहीं, ऐसे ही है। तो इनके भी अफेक्ट आना शुरू होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के इफेक्ट बड़े मार्क्ड होते हैं। जैसे आपने कहा कि अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है जी, अब स्मोकिंग की वजह से तो दांतों पे बड़े गहरे ब्राउन किस्म के स्टेन आना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर कोई जो है वो गुटखा लेता है या पान खाता है तो पान की वजह से तो आपने देखा है पहले वो लाल और फिर काले रंग का एक ऐसा लेयर जम जाती है जो कि दूर से ही पता चलता है कि ये शख्स पान खाता है। एग्जैक्टली ऐसी, और बहुत काफ़ी एम्बैरेसिंग होती है वो सिचुएशन। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पे हमारी कन्फेक्शनर्स और बेकरी की जो चीज़ें हैं इनके अंदर भी डाइज इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे खाने हैं, ख़ास तौर पे जो हम बाज़ार से चीज़ें खाते हैं, जो होटलिंग करते हैं, तो उनमें लाइक फ्लेवर्स दीज थिंग्स आर एडिड। ओके। इनके अफेक्ट भी दांतों पे आना शुरू हो जाते हैं। इसी एक तो ये चीज़ें हैं कि जो आप बाहर से ले रहे हैं, आप खुराक का हिस्सा हैं, उनको आप अवॉइड कर सकते हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपकी खुराक का हिस्सा नहीं, वो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। मिसाल के तौर पे कुछ डिजीज़ ऐसी हैं जैसे अमीलोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। अब इसमें क्या होता है, या एक और कंडीशन है इनेमल हाइपोप्लेसिया। इसमें जो इनेमल है वो जिन सेल से मिलके बनता है, इन अमीलोब्लास्ट कहते हैं हम, वो उसकी फॉर्मेशन के वक्त वो सही नहीं होता। जब बच्चे के दांत अभी बनना शुरू होते हैं जी, जबड़े के अंदर ही होते हैं, उस वक़्त की ये बात हो रही है जी, जब अभी जबड़े के अंदर होंगे। और इसमें से एक और बात बता दूं कि जो नियोनेटल जो डिसिडुअस दांत होते हैं, इनमें से जो काफ़ी दांत हैं जो कि बच्चे के दुनिया में आने से पहले उनका इनेमल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। वो इरप्ट बाद में करते हैं, लेकिन इनेमल फॉर्मेशन की स्टेजेस जो उसे हम बेल और कैप स्टेज कहते हैं वो इसमें से हो जाता है। तो वो मदर की वॉम में ही स्टार्ट हो जाता है? जी ठीक है। अब वहाँ से क्या होता है कि अगर उस स्टेज में कोई ऐसी चीज़ें, माँ फ़र्ज़ करें उसने फ्लोराइड ज़्यादा ले लिया है, तो उन दांतों पे वो मोटर इनेमल हो सकता है, फ्लोरोसिस आ सकता है। ठीक है। या ये समझ लें कि अगर उसने कोई ऐसी मेडिसिन लेनी है, तो इसी तरह बचपन में जब दांतों की ये एज जिसमें परमानेंट दांत जो बाद में आते हैं उनका इनेमल बन रहा है, उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है जैसे टेट्रासाइक्लिन ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो इनका एक टिपिकल इनका स्टेन आ जाता है। जब दांत बन के आते हैं तो इनेमल में वो शामिल हो जाता है। इसको हम टेट्रासाइक्लिन पॉइजनिंग कहते हैं। ठीक है। और वो अच्छे खासे मार्क्ड होते हैं। जो हमने पहले दो डिजीज़ डिस्कस की, इनेमल हाइपोप्लेसिया और उसमें साथ इसका, उसमें ये होता है इनेमल फॉर्मेशन क्योंकि पूरी नहीं होती, तो हमने भी डिस्कस किया था कि अगर इनेमल सही नहीं है तो अंदर से डेंटिन का रंग नज़र आएगा। जितनी पतली होगी लेयर उतना ज़्यादा अंदर वाला कलर। अगर इसकी कैल्सिफिकेशन प्रोसेस सही नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि जो दांत है उसके जब वो हम देखेंगे तो वो या येलो नज़र आएगा। फिर इसमें एक और प्रॉब्लम होती है कि जैसे जैसे ये हमारी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बल्कि नाज़रीन से और हुकूमत से भी इसकी तवज्जो चाहूँगा कि हमारी परिफरी में जो इंडस्ट्रीज़ जगह जगह लगी हुई हैं ना,
उसका पानी जब ज़मीन में जाता है तो वही पानी जो है हमारा पीने वाले पानी से मिक्स हो रहा है। ठीक है। और हमने ये मेरी ज़ाती स्टडी है कि ये मांगा वगैरह, ये जो शाम की भट्टियाँ आगे चले जाएं, इसी तरह कसूर में जो इलाके हैं, यहाँ अगर आप लोगों के दांत देखें तो उन बच्चों के या बच्चियों के दांत जैसे ही वो जवान होना शुरू होते हैं ऊपर से एनामल उतरना शुरू हो जाता है। और वो सारे के सारे इलाके में अक्सर दांत इतने ख़राब होते हैं। एंड दिस इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। मतलब वो एक नेचुरल टाइम से पहले ही उसकी एनामल गिरना, लाइक हटना, जली स्टार्ट हो जाती है, वो जली पतली होना शुरू हो जाती है। एक स्पेसिफिक एज लिमिट जो उसकी बताई है उससे पहले ही ये प्रोसेस शुरू हो जाता है उस गंदे पानी की वजह से। जी, वो जो नेचुरल पानी में मिक्स हो रहा है जी डॉक्टर मदीहा, उसमें वो बनता ही ठीक नहीं। ठीक है। यानी आपका जो इनेमल है उसकी कैल्सिफिकेशन ही ठीक नहीं हुई। बच्चों में भी मतलब ये आ रहा है उसके पानी के गंदे होने की वजह से। जैसे ही दांत ग्रो करता है उसके बाद वही दांत जब बाहर आता है उसमें से इनेमल चिप ऑफ होना शुरू हो जाता है। जहाँ ज़्यादा स्ट्रेसेस पड़ेंगे, ज़्यादा खाने आएंगे, जहाँ ज़्यादा होगा। अब ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम। इसके अलावा हमने देखा कि मियाँ वाली या कुछ पहाड़ी इलाकों में वहाँ पानी में ना फ्लोराइड ज़्यादा होता है बाज़ का। अच्छा, फ्लोराइड की वजह से एक ख़ास कंडीशन आती है जिसे हम फ्लोरोसिस या मोटल्ड इनेमल कहते हैं जी। इसमें क्या होता है, दांत वाइट होते हैं लेकिन उसके ऊपर वाइट धब्बे और आ जाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, ये भी दिखने को आया है कि जैसे नेल्स के ऊपर अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो वाइट आना शुरू हो जाता है, तो दांतों के ऊपर भी ऐसे होता है। बहुत ही कम लोग होते हैं लेकिन ये भी दिखने में आया है। ये आपने ऑब्जर्व किया होगा। जी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, ये होता है अगर फ्लोराइड ज़्यादा हो। ओके। अब पहली जो हमने इनेमल हाइपोप्लेजिया जी, और इनके दरमियान फ़र्क ये है कि उस कंडीशन में इनेमल बहुत वीक होता है, इनेमल उतर जाता है, कीड़ा लग जाता है, दांत खत्म हो जाता है। अच्छा, इसकी ये भी एक रीज़न हो सकती है कि जैसे छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, अभी दांत उनके उगे ही हैं और उनको कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, वो ब्लैकिश ही हो जाते हैं स्टार्ट में ही ना। तो इसके ये कह सकते हैं कि भाई उन्होंने चीनी बहुत खाई है, मीठा बहुत खाया है, टॉफ़ीज़ खाई हैं, वैसे ही उनके ब्लैक हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। तो ये इसकी वजह से होता है बेसिकली। वो एक ख़ास स्पेसिफिक कंडीशन है जिसे हम कहते हैं फीडर बोतल कैरीज, जो हमारे यहाँ बहुत कॉमन है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो ज़्यादातर बड़ी वजह है वो स्वीट्स होते हैं, बनते हैं। हमारे यहाँ फीडर बहुत ज़्यादा बच्चों को देते हैं। और इसमें एक और जो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि माएँ बच्चों को सुलाने के लिए मुंह में फीडर दे देती हैं और बच्चे सो जाते हैं। अब दूध में आपको पता है लैक्टोज होता है। लैक्टोज इज़ अ टाइप ऑफ शुगर। अब जब ये शुगर मुंह में पूल होती है तो शुगर क्या करती है कि आपको पता है इट इज़ ईजी फॉर द बैक्टीरिया विच आर ऑलरेडी प्रेजेंट इन द माउथ बॉडी में। इट्स अ मीडियम फॉर बैक्टीरिया। अब वो बैक्टीरिया के लिए एक ऐसी खुराक मिलती है अवेलेबल जिसको वो बड़ी जल्दी डाइजेस्ट करते हैं और उसकी वजह से वहाँ एसिड पैदा होता है। बैक्टीरियल आप ग्रोथ की वजह से वहाँ से एसिड पैदा और वो एसिड क्या होता है, दांतों को एरोड कर देता है, इनेमल की बाहर वाली सरफेस को, और फिर ये दांत जो है ख़राब होते हैं। अब ये बड़ा टिपिकल होगा। अगर आप 6 साल के छोटे बच्चों को देखेंगे, आप बहुत सारे बच्चों को देखेंगे कि उनके ऊपर वाले 4 दांत ख़राब हो। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो ये इसे हम जो है ये एक ख़ास किस्म की कंडीशन है जो बच्चों में बहुत ज़्यादा है। तो इसे रैम्पेंट कैरीज भी कहते हैं। ठीक है। तो रैम्पेंट कैरीज के लिए, और अगर आप पीछे चले जाएंगे तो नीचे और ऊपर दोनों दांत खराब होते हैं। नहीं, उसका तो चले फिर भी समझ आता है। जो हमारी दाढ़ होती है उसका तो ये होता है कि हम खाते हैं वहाँ पर अटक जाता है, या टॉफ़ी खाई है, चॉकलेट खाई है, बिस्किट खाया है, लेकिन सामने वाले दांत तो वो यूज़ भी हो रहे होते हैं, आप पानी पियो वॉश भी हो जाता है, लेकिन फिर भी 4 दांतों को कीड़ा क्यों लग जाता है? उसकी वजह ये होती है कि जब आप फीडर की पोजीशन जहन में रखें ना, तो वो जब मुंह में लेके बच्चा सोता है तो वो जिस जगह पे दूध गिरता है वो वही यही हिस्सा है। जी बिल्कुल। तो इसी हिस्से पे वो एक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो फिर जब बच्चा लेटा हो या साइड पे उसने कवर बदली है, जो दूध पीछे उसके दांतों की तरफ जाएगा वो तो सैलिवरी एक्शन से साथ ही स्वालो हो जाएगा, लेकिन आगे पूल हो जाता है। ठीक है। तो इसकी वजह होती है कि ये एरियाज ख़ास तौर पर, लेकिन सिर्फ ये नहीं होता कि यही इन्वॉल्व हैं, पीछे वाले दांत भी कीड़ा लगता है। ऐसे ही है। अब नीचे वाले दांतों पे इसलिए कम लगता है कि आप अगर मुंह की स्ट्रक्चर देखें तो नीचे की तरफ से ना सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स की डक्ट्स आती हैं जो कि थूक बनाती हैं। जी। अब वहाँ से वो एक लिहाज से थूक बनने की वजह से वॉश होता जाता है, इसलिए नीचे वाले दांतों पे नहीं लगता, ऊपर वाले और पिछले दांतों पे। नहीं, पिछले वाले दाढ़ का तो समझ आता है फिर भी कि वहाँ पर खाना फंस गया, कुछ भी हुआ। आगे वाले दांतों का थोड़ा मसला था कि समझ नहीं आ रही थी वहाँ पर कैसे हो जाता है, वो भी आपने क्लियर कर दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, इसमें एक और आपकी बात को जस्ट टू आंसर दैट कि ये हम कर रहे हैं वो फैक्टर्स डिस्कस जो कि दांतों पे स्टेन लगाते हैं जी। इसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बाज़ चीज़ें ऐसी भी हैं
जो हमारे दांतों पे हम उसको प्रोटेक्शन ऑफ द टीथ के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन वो भी स्टेन की वजह बन सकती है। मिसाल के तौर पे कुछ केमिकल्स ऐसे हैं जो कि हम बॉडी में दांतों के लिए यूज़ करते हैं, लाइक क्लोरहेक्सिडीन, ये माउथ वाश में पेस्ट में है, स्टेनिस फ्लोराइड है। इसी तरह हमारे पास बेंजामाइड जो है वो भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बेंजामाइडामाइन होते हैं। अब ये इटसेल्फ दे कैन कॉज, इसलिए कहा जाता है कि जब माउथ वाश यूज़ करें तो उसे पानी में मिक्स करके यूज़ करें। मिक्स करके, ओके। और क्लोरहेक्सिडीन का तो ख़ास तौर पे डार्क ब्राउन अगर करते रहें तो स्टेन आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो मेडिसिन इटसेल्फ कैन कॉज सम काइंड ऑफ स्टेनिंग ऑफ द टीथ। बेसिकली ये होता है कि ये है लैक ऑफ अवेयरनेस, अपनी मर्जी से यूज़ करना कुछ भी, कि अगर आप माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं अपने दांतों को साफ़ करने के, लेकिन आपको नहीं पता है कि वो आपके इश्यूज़ भी कॉज कर सकता है। तो तरीका यूज़ करने का आना चाहिए। चीज़ तो आपने ले ली है, लेकिन आपको उसको यूज़ करने का तरीका भी आना चाहिए। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कोई सिस्टमेटिक डिजीज़, कोई आपका लीवर से रिलेटेड या स्टमक से रिलेटेड भी कोई ऐसी है जो आपके उसकी वजह से स्टेन्स आपके दांतों पे लगना शुरू हो जाए? देखिए, ये इनडायरेक्ट इसके इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। जैसे हमने ये बात की ना मेडिसिन्स की, जी, तो मेडिसिन जैसे टेट्रासाइक्लिन, आपको पता है इनकी बायोग्रेडेशन ज़्यादातर जिगर में या लिवर में होती है, तो इनके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं वो फिर जाके ब्लड में वो कॉज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे कुछ और चीज़ें होती हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टमक है। अब स्टमक अगर ख़राब रहे तो उसकी वजह से आपको पता है स्टमक में तो एसिडिक एक्टिविटीज़ हैं, हाइड्रोक्लोराइड उसके अंदर पैदा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो उसकी अगर रीगर्जिटेशन है, खाना ठीक हजम नहीं होता, रीगर्जिटेशन में तो फ्लूइड इटसेल्फ आपके गले में आता है, आप फील करते हैं जनरल से, लेकिन इसके अलावा उसके वेपर्स होते हैं। ठीक है। अगर ये वेपर्स आते रहें तो व्हाट दे डू, दे क्रिएट स्मॉल पोर्स इन द एनामल, दीज आर द एसिडिक पोर्स। अब वो उसकी वजह से अगर दांत की स्ट्रक्चर पोर्स माइनर आ जाए, वहाँ फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ जो होगी जल्दी जमा होगी, फिर बैक्टीरिया, फिर वो ये सारा प्रोसेस शुरू हो जाएगा। तो सिस्टेमिक इस लिहाज से ये है कि डेफिनेटली कुछ सिस्टेमिक, जैसे हमने कहा मेडिसिन के तो डायरेक्ट इफेक्ट आते हैं, टेट्रासाइक्लिन तो बहुत कॉमन है, टेट्रासाइक्लिन पॉइजनिंग, लेकिन इनडायरेक्ट इफेक्ट भी इनके आ सकते हैं, तो वो ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब ऐसे क्यों होता है फिर कि कभी कभी ऐसे होता है कि कुछ दांत आपके पीले होते हैं, कुछ नहीं होते हैं? क्योंकि अगर तो उसकी इनेमल ख़राब हो रही है तो वो सबकी होनी चाहिए एक ही टाइम पे, आप जो भी डाइट की वजह से हो रहा है या आपका इनहेरिटेड है या किसी भी तरह का है, तो सारे उसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। बाज़ दफ़ा ये भी देखने में आया है कि कुछ आपके येलो होते हैं, कुछ आपके स्टेन होता है उसके ऊपर, और कुछ नॉर्मल होते हैं, तो ये किस लिए होता है? अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे हम यूजुअली लोग राइट हैंडेड हैं, हाँ जी, तो बहुत सारे लोग दाएं हाथ से काम करते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसका अफेक्ट, इसके जो इन्फ्लुएंस है वो हत्ता के ब्रशिंग तक जाता है जी। आप देखते हैं जब एक गाड़ी डिज़ाइन की जाती है तो ये सोच के की जाती है कि हम लोग राइट हैंडेड लोग हैं, इस तरफ बैठेंगे, इस तरफ गियर होना चाहिए, ये सब कुछ जी बिल्कुल। इसी तरह जब आप ब्रशिंग करते हैं तो राइट हैंडेड लोग जो हैं वो राइट साइड पे ब्रश उनका इतना अच्छा नहीं होता जितना लेफ्ट साइड। जी बिल्कुल, अपोजिट साइड पे ज़्यादा अच्छा, शुरू भी अपोजिट से करते हैं। यू हैव स्पेस टू डू दैट एंड यू डोंट हैव दैट स्पेस ऑन द राइट साइड, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर नॉट एबल टू अप्रिशिएट दिस कि दिस कैन बी अ प्रॉब्लम। दे जस्ट गो टू द वॉशरूम, जब वो करते हैं। नहीं, डेफिनेटली मैंने खुद भी कभी नहीं नोटिस किया, हम तो इस बात को बिल्कुल नहीं नोटिस करते हैं। इसी तरह आपने देखा है कि जैसे हम राइट हैंडेड लोग होते हैं, हमें आदत हो जाती है राइट हैंड की, इसी तरह खाने की भी आदत हो जाती है। बाज़ लोग लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा खाते हैं, बाज़ राइट साइड पे ज़्यादा खाते हैं। इससे रिलेटेड एक और चीज़ भी होती है, उसको हम कहते हैं एब्रेजन। एब्रेजन ये होता है दांतों को बहुत ज़्यादा ब्रश करें तो दांतों का जो इनेमल है वो मसूड़ों के करीब उतरना शुरू हो जाता है। अब वहाँ से अगर हम एक तरफ ज़्यादा ब्रश करते हैं तो वहाँ से ब्रश ज़्यादा उतरेगा वो, और वो साइड पीली नज़र आएगी, ज़्यादा इनेमल उतरना शुरू हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई आदमी ज़्यादा राइट एक तरफ से खाने का आदी है और वो कोई ऐसी चीज़ खाता है तो उसकी वजह से भी उसके वो दांत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, दूसरे कम होंगे। अच्छा, हम इसको इस तरह कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हम जिस साइड से खा रहे हैं तो वो वाली साइड में हमारा खुराक फंस रही है या कुछ भी, उसकी वजह से येलो हो रहा है। तो बेसिकली होता ही है कि वो यूज़ ज़्यादा हो रही होती है, इसलिए उसकी लेमन उतरना शुरू हो जाती है, तभी वो येलो होना शुरू हो जाता है। दोनों बातें, ये भी एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है जो कि नहीं था आइडिया इस चीज़ का। आप सही कहती हैं, उसमें खाना फंसने से भी हो जाता है। लेकिन लेट्स कमिंग टू द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हम कहीं मिस ना कर जाएं अपने ऑडियंस को बताने में, कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ब्रशिंग, जिससे आप ये सब कुछ बचा सकते हैं।
एक आदमी अगर सारी चीज़ें खा रहा है और वो ब्रशिंग करता है प्रॉपर, और दूसरा ये सब कुछ करता है मगर वो ब्रशिंग नहीं करता, तो जो ब्रशिंग प्रॉपर नहीं करता उसके दांत मैले भी होंगे, उसके दांतों पे स्टेन भी ज़्यादा लगेगा, उसके दांतों में कीड़ा भी लगेगा, उसके दांतों से खून भी आएगा। नहीं, ब्रशिंग का तो हमने पूरा तरीक़ाकार किस तरह से करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए, कौन सा वे होना चाहिए, हमने लास्ट प्रोग्राम में बहुत ब्रीफली इसको डिस्क्राइब किया था। तो जो भी इसको देखना चाहते हैं बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में कि किस तरह से करनी चाहिए और कितने टाइम में करना चाहिए, वो काइंडली पिछला प्रोग्राम देख लें। तो डॉक्टर साहब फर्दर ये बताइए कि हम इस चीज़ को अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हाउ टू प्रिवेंट दिस डिजीजेस। दिस इज़ रियली एम्बैरेसिंग। देखिए कीड़ा लग गया ना, वो फिर भी अंदर है, एम्बैरस नहीं हो रहा है बंदा, ठीक है उसको पता है कि उसका नुकसान हो रहा है लेकिन एम्बैरसमेंट नहीं हो रही है। तो ये जो स्टेन लगना, येलोइश या ब्लैकिश कलर, ये बहुत ही एम्बैरसिंग है, आप सोसाइटी में मूव करने में मसला होता है आपको। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर इसके लिए अब हम कौन सी रेमेडीज़ कर सकते हैं इसको ट्रीट करने के लिए? देखिए, द फार्मूला इज़ वेरी सिंपल एंड प्लेन। जी, कॉज क्या है? अगर आप कॉज, हमने देखा है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स हैं। अगर तो कॉज आपके बस में है जी, तो उस कॉज को होने से रोकें। मिसाल के तौर पे ब्रशिंग इज़ द ट्रीटमेंट, टाइप फॉर दिस। मिसाल के तौर पे हमने देखा कि अगर बचपन में टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मेडिसिन लें तो ये ख्याल रखा जाए कि प्रेग्नेंट और छोटी उम्र के बच्चों को ऐसी मेडिसिन ना दी जाए। ठीक है, नहीं ये चीज़ तो डॉक्टर एंड पे आती है ना, अब ये चीज़ डॉक्टर्स को सोचनी चाहिए। नाउ मोर ऑफ द पीपल दे आर वेरी कॉन्शियस, खासतौर पे पहले 3-4 ट्राइमेस्टर में कि सबको पता है, ख़वातीन को भी पता है, फैमिलीज़ को भी पता है कि हमने मेडिसिन अवॉइड करनी है। जी बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप स्मोकिंग ले रहे हैं तो स्मोकिंग ना करें, ऐसे ही है, बिल्कुल सो ईजी। इसी तरह अगर आप छालिया ले रहे हैं या पान खा रहे हैं तो उसको छोड़ना शुरू करें। तो कॉजेज़ जो हैं, अगर उन कॉजेज़ को हम पहले ट्रीट करें तो मोस्ट ऑफ द एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स, और जो आपके प्रोग्राम का इनफैक्ट द पॉइंट है वो मेरा ख्याल है एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स की तरफ ज़्यादा है। बिल्कुल, ताकि वो जो डायरेक्टली जो आपने देखें, अगर उन्होंने डॉक्टर के पास ही जाना हो तो हम ये प्रोग्राम ही ना करें। हमारा बेसिकली प्रोग्राम का मोटो भी यही है कि खुद से जो आप कर सकते हैं मैनेज, वो हम इनको बताएं कि किस तरह से आप कर सकते हैं। बस ये है कि आप अवॉइड करें, ब्रशिंग करें, इन चीज़ों को तो कंट्रोल कर ही सकते हैं। अब हमने जो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हो रहा है, अगर वो फैक्टर्स, अगर हम ब्रश बहुत ज़ोर से मारते हैं तो ब्रश बहुत ज़ोर से ना मारें। अगर हम टोबैको लेते हैं ना लें, स्मोकिंग करते हैं, बहुत चाय लेते हैं, बहुत कॉफ़ी पीते हैं, कॉफ़ी और चाय के भी स्टेन अवॉइड करना शुरू कर दें। अब अगर ये चीज़ें, कुछ चीज़ें तो हम मिसाल के चाय कॉफ़ी, इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर नाउ। तो सेकंड थिंग इज़ कि हमें रोज़ाना सुबह शाम ब्रश करना है, बिकॉज इतनी जल्दी ये चीज़ें एक्यूमुलेट या डिपॉजिट नहीं होती जब तक एक ख़ास टाइम गुजर नहीं जाता। जी बिल्कुल ऐसे। अगर आप ब्रशिंग बड़ी कैजुअली कर रहे हैं, जस्ट ब्रश निकाला, मैं कर ली ब्रश, इट्स नॉट इनफ। ब्रशिंग इज़ एन आर्ट एंड मेरा ख्याल है हमें ये सीखना चाहिए। और उसके बाद ख़ास तौर पे स्टिकी चीज़ें जो चिपक जाती हैं मुंह में, उनके करने, आपको पता है जैसे चॉकलेट है, ये ना सिर्फ स्टिकी है, मीठा है, बल्कि इसके अंदर बड़ा गहरा स्टेन है। आप अगर चॉकलेट को हाथ में मने तो आप उसका देखें कलर नहीं जाता ऐसे। तो इसको अगर आप करें तो इसके बाद ब्रश किया जाए। सो द ओनली टूल दैट आर पीपल हैव इस ब्रशिंग करें, लेकिन रगड़ने से भी आपके दांत येलो हो जाएंगे। आपको तरीका आना चाहिए ब्रशिंग करने का, और वो तरीका देखने के लिए आप लास्ट प्रोग्राम दे सकते हैं। तो ये एक ब्रशिंग हो गया, और अवॉइड करना, स्मोकिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें होगी, हम इनसे ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा इनिशियल स्टेजेस जी देन ये है कि जैसे हमने कहा कि अब दांत ज़्यादा स्टेन हो जाते हैं उस पर, तो उसके लिए फिर आप डेंटिस्ट के पास जाएं। अगर तो आपके एक्सटेंसिक हैं दांतों पे लगा है तो वो आपके दांतों की स्केलिंग कर देंगे। दांत की स्केलिंग से 95% जो स्टेन एक्सटेंसिव होता है। तो डॉक्टर साहब इसके लिए वो कोई लिक्विड यूज़ करते हैं वॉश करने के लिए, वॉश करते हैं, या कोई एक सर्जिकल टाइप प्रोसीजर होता है, या किस तरह का होता है इसका प्रोसीजर? देखें, ये सब ऐसे हम कहते हैं एक इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक स्केलर होता है, उसकी टिप होती है, वो वाइब्रेट करती है। वो वाइब्रेट जब करती है तो ये जो स्टेन्स ऊपर लगे होते हैं, जैसे निशान हैं स्मोकिंग के हैं, वो उसकी वाइब्रेशन से उतरते जाते हैं। इसका जो एंड है वो आजकल ज़्यादातर
बॉल एंडेड कर देते हैं ताकि दांतों पे स्क्रैच कम से कम पड़े। डॉक्टर साहब, इससे ये नहीं होता है कि आप वो इतना उसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा कि वो आपकी लेमन को भी वो साथ में करे और नीचे से येलोइश फिर से आना शुरू हो जाए आपका? जी डॉक्टर मदीहा, इसमें ये होता है ना, जब हम किसी चीज़ की इंडिकेशन है, यू नो दिस, तो इंडिकेशन में करवाना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप स्टेन लग गए हैं और वो किसी तरह से नहीं जा रहे तो ओनली देन यू गो टू द डेंटिस्ट और उसे कहें कि मेरे दांतों की सफाई। तो वो उस स्टेन के लेवल तक ही उसको करेंगे, नीचे नहीं जाएंगे वो। लेकिन फिर ये होता है कि डॉक्टर भी ये एडवाइस करता है और पेशेंट को भी चाहिए कि नेक्स्ट स्केलिंग जो है वो कुछ सालों के बाद ही करवाए। अब आजकल एक ट्रेंड बन गया है, प्रोफेशनली डॉक्टर भी ये कहते हैं और लोग भी, बिकॉज दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ देयर एस्थेटिक ब्यूटी। हाँ बेसिकली अब वो भी चाहते हैं कि हमारे दांत 6 महीने के बाद जाके हम 4 महीने बाद जाके करवाएं। एंड सम मनी मेकिंग साइड डॉक्टर भी कहते हैं आप आएँ 6 माह पहले। लेकिन वैसे थ्योरेटिकली एंड प्रैक्टिकली एक 2 से 3 साल का पीरियड गुजारना चाहिए। और इससे पहले अगर कराया जाए तो फिर वो जो आप कह रही हैं कि बार बार स्कैनिंग कराने से ये हो सकता है कि इनेमल की लेयर में स्क्रैचेस पड़ जाएं। अब इसका सबसे बड़ा नुकसान ये हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जो स्टेन लगेंगे वो ज़्यादा लगते हैं। हाँ, तो इस दूसरा ये है कि आप अच्छे डेंटिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसके बाद हम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं विद पॉलिशिंग, और जिसके साथ क्या होता है जो स्क्रैच हैं फिल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर मिनिमाइज, मतलब ये इस प्रोसीजर के बाद, हाँ उसको कहते हैं कि ये रिस्क ऑफ स्टेनिंग आगे से मिनिमाइज होता है लेकिन ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए ये कम। दूसरा क्या बात है, अब इंट्रिंसिक फैक्टर्स का क्या इलाज है जी? अब वो तो बाहर से नहीं लगे, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं। हमारे पास बाज़ का ब्लीच की टेक्निक्स होती हैं, हम लाइट्स यूज़ करते हैं, और अगर उससे ना हो तो हम टूथ कलर्ड बिल्कुल फीलिंग्स आती हैं जो उस जगह पे आ जाती हैं और पता भी नहीं चलता कि ये दांतों पे इसके नीचे कुछ था। अच्छा। इससे भी आगे अगर यहाँ से भी नहीं मसला होता तो फिर हम दांतों की क्राउनिंग या ब्रिज, हम दांतों के ऊपर क्राउन कर सकते हैं। क्राउन कर सकते हैं। अब ये जैसे हमने कहा था ना, सांचा टाइप लगाते हैं या जी हाइपोकैल्सिफाइड या इनेमल हाइपोप्लेजिया या मोटल्ड इनेमल के लिए जो अंदर के फैक्टर्स हैं। जी। इसमें क्या होता है कि दांत के ऊपर हम थोड़ा सा दांत को ग्राइंड करके उसके ऊपर एक कवर दे देते हैं। इट्स टोटली इट मैचेस विद द शेड ऑफ अदर टीथ। ठीक है। एंड इट इज़ सो वेल फैब्रिकेटेड एंड प्रिपेयर्ड कि जब ये लगता है तो आप करीब से देख के भी नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि कुछ ऊपर से इसका लगा हुआ है। वी कॉल इट क्राउनिंग और ब्रिजिंग। ये 2 तरह के आजकल आ रहे हैं, एक पोर्सलिन है, एक ज़िरकोनियम है। ठीक है। तो ये अलबत्ता थोड़ा, क्योंकि फिर ये महंगा ट्रीटमेंट, डेंटिस्ट्री इज़ कॉस्टली, ऐसे ही है, ये अफोर्डिंग पर्सनस के लिए है। बाकी जो अफोर्डिंग नहीं है वो अपना ख्याल रखें, अपने दांतों का अवॉइड करें जिन चीज़ों से उनके दांत ख़राब हो रहे हैं या पीले हो रहे हैं, या फिर ब्रशिंग की टेक्निक सीख लें कि किस तरह से करनी चाहिए, कितने टाइम के लिए करनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपका प्रोग्राम में आने का। आपने एक बार फिर हमें बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी हैं। इंशाल्लाह ये भी हमारे ऑडियंस के लिए भी हेल्पफुल होंगी। तो नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट केस के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।